हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं सॉइल फर्टिलिटी का जो पेपर है बीएससी सिक्स सेमेस्टर में। किस सेमेस्टर में? बीएससी सिक्स सेमेस्टर के अंतर्गत जो है सॉइल फर्टिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। उसके जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जो कि मिले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है पहला कि मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है। कह रहा है कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए, उसके इवैल्यूएशन के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। पौधों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण, रासायनिक मृदा परीक्षण, या जैविक परीक्षण, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, उपर्युक्त सभी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों या मृदा में पोषक तत्व की वो सांद्रता जिसके नीचे पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते क्या कहलाता है? इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या कहते हैं उसे? निचली क्रांत कहते हैं, या ऊपरी क्रांत कहलाते हैं, या प्रचुरता सीमा कहते हैं, या सीमा विषाक्तता कहते हैं। कह रहा क्या, क्वेश्चन क्या है? पौधे या मृदा में जो पोषक तत्व की जो सांद्रता होती है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि नीचे अपना जीवन चक्र क्या कर पा नहीं पूरा कर पाते, ठीक है ना, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निचली क्रांतिक सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निचली क्रांतिक सीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। देखो, जो इसमें जो बात कर रहा है कि केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ में है, फरीदाबाद, शिमला, या नई दिल्ली। तो ये है आपका फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर किस अमीनो एसिड का घटक है। कह रहा है सल्फर जो है आपका, क्या सल्फर किस अमीनो एसिड का घटक है? मिथियोनिन का है, सिस्टीन का है, सिस्टाइन का है, या अलाप्तीज है। तो ऑप्शन नंबर डी अलाप्तीज। जो सल्फर है इन सभी का घटक है, इन सभी अमीनो एसिड का घटक है। क्लियर। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि नाइट्रोजन का यानी नाइट्रोजन जो होता है उसका जो प्राइमरी सोर्स क्या है। क्या प्राइमरी सोर्स की बात कर रहा है? सॉयल है, या ऑर्गेनिक मैटर है, या एटमॉस्फेयर है, या फर्टिलाइजर है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि प्राइमरी सोर्स क्या है, तो उसका जो प्राइमरी सोर्स होगा एटमॉस्फेयर होगा। क्या होगा? एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्न में कौन नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रीकरण मतलब कि नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, इनहिबिटर्स के रूप में कार्य, यानी नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में कार्य करता है। एनसर्व, या एन लिग्नन, या नाइट्रोबैक्टर, या यूरिया। तो इसमें जो एनसर्व होता है ये आपका जो है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिश्रित उर्वरक को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। यानी कि मिक्स फर्टिलाइजर विच मटेरियल इन यूज्ड, उसके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, देखते हैं। उर्वरक प्रयोग करते हैं, अनुकूलक प्रयोग करते हैं, या पूरक पदार्थ, या उपर्युक्त सभी। तो देखो मिश्रित यानी कि मिश्रित उर्वरक की बात कर रहा है, तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं उसकी बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्टिलाइजर होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजर होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है पौधों की कोशिकाएं, जो कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव तत्व, यानी कि कौन सा तत्व होता है, यानी कि जो पौधा जो सेल वॉल होते हैं, क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं, उनका मुख्य अवयव यानी कि मेन
एक तरह से अवयव मतलब कि ये कह लीजिए कंपोनेंट क्या होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो वो होता है आपका कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ना तो नाइट्रोजन होगा, ना तो फी होगा, ना तो सी यानी कॉपर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया के स्थानांतरण में कौन सा एंजाइम शामिल है, यानी कि जो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्वेशन होता है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरिया में। ठीक है ना, तो यूरिया में जो एंजाइम शामिल होता है वो कौन सा होता है, देखते हैं, यूरिएज या नाइट्रोजनेज या रिडक्टेज या ऑक्सीडेज। तो यूरिएज जो है उसमें शामिल होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मंद विमुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है। मंद विमुक्त मतलब कि बात कर रहा स्लो, मंद की मतलब स्लो, तो कौन सा है, सल्फर लेपित यूरिया, नीम लेपित यूरिया या ए और बी दोनों। तो जो मंद मुक्त यानी कि मंद विमुक्त जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो है सल्फर लेपित यूरिया भी है और आपका नीम लेपित यूरिया, यानी ए और बी दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि रसायन विज्ञान का पिता कौन है भाई, कह रहा है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक, इसका फादर की बात कर रहा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए वाल हेलमोंड, जॉन वुडवर्ड, जॉन जॉस्टस जस्टस वन लिविंग, डी सोसरे। तो इसमें जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हैं वो हैं जस्टस वन लिविंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक जिसमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है वो क्या कहलाता है। कह रहा है कि वो कौन सा, यानी कहने का मतलब वो उर्वरक जिसमें कि फर्टिलाइजर में एक ही न्यूट्रिएंट पाया जाता है वो क्या कहलाता है। तो वो सीधा सा सिंपल फर्टिलाइजर या जिसे बोलते हैं सरल उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी, यानी स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं उसे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एमाइड उर्वरक का उदाहरण है। यूरिया, कैल्शियम एमाइड, ए और बी दोनों, या उपरयुक्त में से कौन सा नहीं, कोई नहीं। यानी तो एमाइड उर्वरक आपका यूरिया भी है और कैल्शियम साइनामाइड भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना जो होता है, गन्ने का जो पहला ब्लाइट विकार जो रोग होता है, देखो जितना भी विकार रोग होता है, जितना भी विकार रोग होता है वो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होता है या हाई डिफिशियंसी से होता है। जितना भी फिजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना, फिजिकल डिसऑर्डर यानी कहने का मतलब जितना भी विकार रोग होता है वो सब जो है न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। तो इसमें कह रहा है कि गन्ने का जो ब्लाइट होता है, यानी कि पहला ब्लाइट होता है वो किस तत्व की कमी से होता है, नाइट्रोजन, जिंक, बोरान या एमएन। एमएन का मतलब मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज की वजह से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश के अनुसार यूरिया में कितने प्रतिशत बायूरेट होता है। क्या, कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश के अनुसार यूरिया में कितने प्रतिशत बायूरेट होता है, 2%, 5%, लेस देन 1.5% या ग्रेटर देन 1.5%। तो वो जो होता है परसेंटेज बायूरेट का वो होता है लेस देन 1.5%। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएपी में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। तो डीएपी में जो है आपका जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है, देखते हैं, ए है 20%, 18%, 25%, 46%। तो डीएपी में जो यूरिया का परसेंटेज होता है वो 18% होता है, आपका 18% होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इसी में कहते हैं कि यूरिया में कितना होता है नाइट्रोजन परसेंट, तो उसमें 46 होता है। कितना होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रोजनेज एंजाइम का आवश्यक अवयव है। कह रहा है कि इसेंशियल पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंजाइम कौन सा, यानी ऐसा एंजाइम है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजनेज एंजाइम का एक आवश्यक अवयव है। मोलिब्डेनम, तो फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम। तो मोलिब्डेनम जो है उसका एक आवश्यक अवयव है। देखिए,
एक बात कहूँगा मैं कि सॉइल फर्टिलिटी का जो पेपर होगा उसमें आप प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ लीजिए, ठीक है, कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट, उसको जो है विस्तार पढ़ लीजिए। कहने का मतलब उसमें जो 17 आपके पोषक तत्व हैं और उसके अलावा आपके जो लाभदायक हैं या अर्ध लाभदायक हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं उनको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। सॉइल फर्टिलिटी का पेपर जो है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत जो आपने बायो फर्टिलाइजर में पढ़े हैं, ठीक है ना, जो सिम्बायोटिक या बायोटिक के अंतर्गत पढ़े हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स या जो पोषक तत्व पढ़े हैं, बायो फर्टिलाइजर पढ़िए, उन सबको पूरा बेकायदे से पढ़ लीजिए और प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ लीजिए, ठीक है, ये इतना पढ़ लीजिए। और सॉइल में ह्यूमस, ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। पीछे वाला जो है जैसे सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग है और एग्रोनॉमी है, ठीक है ना, एग्रोनॉमी में आपने पढ़ा है प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ा है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट को उठाकर पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से। और थोड़ा सा उसमें फिजियोलॉजी है, क्या प्लांट फिजियोलॉजी है, यानी कि पादप कार्य की विज्ञान, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जिसमें कि न्यूट्रिएंट वाला पोर्शन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट वाला पोर्शन है, ये इतना पढ़ लीजिए। सॉइल फर्टिलिटी का जो पेपर है बहुत, नहीं कहने का मतलब टफ नहीं, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपके जो है उर्वरक से हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट से हैं। किससे हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट से हैं। और आपका किससे हैं? सॉइल से, यानी कि जो कहने का मतलब उसमें रासायनिक खाद और जैविक खाद और पौधों को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, इन्हीं से रिलेटेड टोटल है, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें पढ़ लेंगे तो लगभग यानी कहने का मतलब जैसे प्लांट पोषक तत्व हैं, जैसे जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट गतिशील है, अगतिशील है, मध्यम गतिशील है, कहाँ पर कैसे कार्य करता है, किन पोषक तत्वों की गतिशीलता कहाँ पर होती है, कहाँ स्थिर होते, कहाँ गतिशील होते, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतने में बढ़िया से बढ़िया पेपर हो जाएगा। हमारे हिसाब से 40+ क्वेश्चन होंगे, 50 में जो है 40+ क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। केवल आपको पढ़ना है, जो पुराना आप पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी को केवल रिवाइज करने की ज़रूरत है। सॉइल से रिलेटेड फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पढ़ लीजिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव है? क्लोरोफिल का, प्रोटीन का, एंजाइम का या उपर्युक्त सभी का? तो भाई नाइट्रोजन इन सभी का है, क्लोरोफिल, प्रोटीन, एंजाइम सभी का है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंपोस्ट बनाने की विधि नहीं है? भाई पूछ रहा है कंपोस्ट, देख लो आ गया ना, अगला क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग से आ गया। कह रहा है क्या? निम्न में से कौन कंपोस्ट बनाने की विधि नहीं, कंपोस्ट यानी बनाने की मेथड पता होने चाहिए। अगर आपको पता है कितने मेथड है तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा मेथड किसका है। इंदौर विधि, बंगलोर विधि, कोयम्बटूर विधि या जंडाल विधि। तो इसमें जो है इंदौर विधि भी है, बंगलोर विधि भी है, कोयम्बटूर विधि भी है, लेकिन आपका जंडाल विधि नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, जिप्सम, जिप्सम में कितने प्रतिशत सल्फर होता है ये पूछा गया, तो 26%, 18%, 13.5% या 30%। तो जिप्सम में जो अगर सल्फर होता है वो आपका 18.6% होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन INM का अवयव है? INM का अवयव है पूछ रहा है, हरी खाद, गोबर की खाद, उर्वरक या उपर्युक्त सभी। तो जो INM के जो कंपोनेंट हैं सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा उत्पादकता का आधार है किसका पूछ रहा है? मृदा उत्पादकता का आधार है मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरक या जुताई या जैव उर्वरक। कह रहा है कि सॉइल प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड होता है? भाई हमारी जो उत्पादकता किस पे होगी? फर्टिलिटी पे होगी, सीधी सी बात, मृदा उर्वरता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जल विलेय फास्फोरस उर्वरक है। कह रहा है कि जल में विलेय यानी घुलनशील आपका फास्फोरस उर्वरक कौन सा? रॉक फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट है, बेसिक स्लैग है या डाई कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे हुए हैं। तो आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट है ये जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसान खाद, कौन सी खाद, किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं भाई। कह रहा है जो किसान खाद होती है उसे किस उर्वरक को कहते हैं, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, यूरिया को, डीएपी को, या अमोनियम नाइट्रेट को कहते हैं। तो जो आपका किसान खाद है उसे कैन क्या बोलते हैं, शॉर्ट नेम कैन होता है, जिसका फुल नेम होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का, क्या, मक्का, मक्का की सफ़ेद कली का विकार किस तत्व की कमी से होता है। कह रहा है क्वेश्चन की जो मक्का होता है, मक्का में जो सफ़ेद यानी कि व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, यानी व्हाइट बर्ड की बात कर रहा है। एक डिसऑर्डर है, व्हाइट बर्ड जो है आपका एक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। कह रहा है किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, डिफिशियंसी होती है। तो ये देखते हैं मोलिब्डेनम या फास्फोरस या जिंक या बोरान। तो जो आपका व्हाइट बर्ड डिसऑर्डर होता है मेज में, वो आपका जिंक की डिफिशियंसी से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक पादप पोषक तत्व यानी कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जानते हैं 17 होते हैं। फिर बात करते हैं जैसे कि एसेंशियल जो प्लांट एलिमेंट होते हैं उनकी अवधारणा देने वाले कौन थे, ठीक है, कौन थे, आर्नोन एंड स्टाउट थे, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लीजिए, कब दी थी और रिवाइज कब किया था, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्व आवश्यक नहीं है लेकिन लाभदायक है। कह रहा है कौन सा तत्व आवश्यक नहीं लेकिन लाभदायक है भाई, ये कह रहा है नाइट्रोजन, कॉपर, क्लोरीन, ये सब तो आवश्यक है। सेलेनियम, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका आवश्यक नहीं लेकिन लाभदायक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं किस खली में, कह रहा है किस खली में अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है भाई। तो ये किस खली में, महुआ की खली में, या मूंगफली की, या नारियल की, या नीम की। तो आपका जो मूंगफली की खली होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष से प्रभावी हुआ है। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो किस वर्ष से प्रभावित हुआ है, तो सन 1985 से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्यतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है, यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो कब अधिक होते हैं, उदासीन पीएच में, या क्षारीय पीएच में, या अम्लीय पीएच में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब मृदा हमारी अम्लीय होती है, कैसी होती है, एसिडिक, यानी कहने का मतलब मृदा अम्लीय होती है, या जो पीएच होता है जो अम्लीय होता है, तब जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, जैव उर्वरक में, किसमें, जैव उर्वरक में कार्बनिक उर्वरक तथा तेल से निकाली हुई खलियों को किस वर्ष उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में शामिल किया गया। तो भाई इसमें तो दे ही दिया, ठीक है ना, 1988 की बात ही कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या, 2001, 1995, 1990, 1985। तो 1985 में ही जो है इसको शामिल किया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। गोबर की खाद मतलब FYM, देखो इसमें याद रखिएगा FYM में NPK जो होता है, NPK, ये 3 चीज़ें होती हैं। NPK देखो इसको ऐसे समझ लीजिए, अठन्नी चवन्नी अठन्नी, ठीक है ना, 0.50 नाइट्रोजन, फास्फोरस 0.25, और पोटाश जो होता है आपका 0.50, ठीक है, ये जान लीजिए। कहने का मतलब अठन्नी चवन्नी अठन्नी, FYM में जो NPK का रेशियो होता है, ठीक, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, घट, ठीक है ना, लेकिन कम नहीं होता है, लेकिन एक एग्जैक्ट है कहने में हमें याद रखने का। तो इसमें कौन सा होगा आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1.5% जो है FYM में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है भाई देखो ध्यान दीजिएगा कि नई पत्तियां, कौन सी पत्तियां, नई पत्तियां में पूर्ण अंतःशिरा हरितहीनता किस तत्व की कमी से होता है। ये जो न्यू लीव्स होती है उसमें जो अंतःशिरा में हरमहीनता होती है, क्लोरोसिस होती है, वो किस तत्व की कमी से होता है। तो देखते हैं सल्फर, मैग्नीज, या कॉपर, या नाइट्रोजन।
तो जो उसमें रोल अहम अदा करता है वो होता है Mn, मैग्नीज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा उर्वरता आधार निम्न होगा जब नाइट्रोजन की मात्रा होगी कम या ज़्यादा, ठीक है ना। मृदा उर्वरता आधार निम्न होगा जब नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, ऑप्शन में देखिए, लेस देन 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2500 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ग्रेटर देन 500 किलोग्राम। जब हमारी जो है कहने का मतलब मृदा उर्वरता आधार जब निम्न तब होगा जब नाइट्रोजन की मात्रा जो है लेस देन 250 किलोग्राम, यानी 250 किलोग्राम से कम होगा, तब जो है हमारी मृदा जो नाइट्रोजन की मात्रा होगी, ठीक है ना, वो निम्न होगी। मृदा में जो उर्वरता होगी वो निम्न होगी जब नाइट्रोजन की मात्रा लेस देन 250 kg प्रति हेक्टेयर होगी, तब जो है कहने का मतलब मृदा उर्वरता कैसी होगी, निम्न होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्टोमेटा का संचालन किस तत्व द्वारा किया जाता है। तो स्टोमेटा का जो संचालन है पोटाश के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा, बी सही होगा इसमें। क्लियर, पोटाश अहम रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। कह रहा है कि गेहूं में पादप ऊतक परीक्षण के लिए कौन सी पत्ती नमूने का इस्तेमाल किया जाता है, नमूने के लिए। तो जो ऊपर से तीसरी पत्ती होती है, सीधा डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, नमूने के लिए ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में पोषक तत्वों के किस रूप में ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं पोषक तत्व किस रूप में प्रयोग यानी कि ग्रहण करते हैं या लेते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक रूप में लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं ऑप्शन क्या है, यौगिक रूप, तात्विक रूप, आयनिक रूप या उर्वरक रूप। तो ये आयनिक रूप, आयनिक फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, आयनिक फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि आलू किस पोषक तत्व के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इंडिकेटर प्लांट के रूप में प्रयोग किया जाता है, पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो पोटेशियम में जो जब कहने का मतलब पोटेशियम उर्वरक के लिए, ओ सॉरी, पोटेशियम न्यूट्रेंट के लिए जो है इंडिकेटर के रूप में जो है आपको पोटैटो यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस किसके द्वारा, ये जो एक पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस बुक, इसको लिखने वाले कौन थे, DK दास, सुब्बा राव या JS कन्वर या NN पुरी। तो इसमें जो DK दास हैं यही लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। भैया फास्फोरस आवश्यक है, 25 बार बताया हूँ क्लास में। कौन सा, फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कंपोस्ट बनाने के लिए देख लीजिए आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। हमने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जितना पढ़ा आपने वो सब पढ़ लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने दी भैया। तो ये हार्वर्ड ने दी। किसने दी, हार्वर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से हरी फसल यानी हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ज्वार, ढैंचा, सनई, बरसीम। तो इसमें देखो नहीं किया जाता कह रहा है, किया जाता है, बरसीम भी की जाती है, सनई भी की जाती है, ढैंचा भी किया जाता है, लेकिन ज्वार नहीं किया जाता हरी खाद के लिए। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन को एकदम विधिवत पढ़ना है, नहीं हाँ क्या कह रहा है तभी सही, नहीं तो इसमें अभी कहते हैं इसमें तो ढैंचा से भी हरी खाद बनती है, सनई से भी बनती है और बरसीम से भी बनती है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को एक बार नहीं दोबारा पढ़ लेना है, फिर उसके बाद ठीक करना है। अगला क्वेश्चन है, 23 किलोग्राम नाइट्रोजन कह रहा है। क्या कह रहा है, 23 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया कितने मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो इसको मैं नहीं बताने और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखो होता क्या है, कह रहा है 23 किलोग्राम नाइट्रोजन की बात कर रहा है, और यूरिया में जो नाइट्रोजन का रेस यानी कितना परसेंट पाया जाता है, वो 46% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 46। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ऐसे बता सकते हो, देखो
23 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो 100 किलो में 46, तो 50 किलो में 23, तो 23 किलो चाहिए आपको, तो 50 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही, बता ही दिया हमने कहा। चलो फिलहाल आप लोग निकाल भी सकते हैं, विद्वान हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महुआ की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? महुआ की जो खली होती है उसमें नाइट्रोजन का यानी कि परसेंटेज पूछा गया है। देखते हैं 7.5 या 5.5 या 2.5 या 1.5। तो जो महुआ की खली होती है उसमें जो नाइट्रोजन है 2.5% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 2.5% पाई जाती है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि पोषक तत्व आयन का मृदा से पौधों की जड़ों तक संचार किया जाता है, वो क्रिया क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है, संतत प्रभाव कहलाती है, मूल अवरोधन कहलाती है। सारी चीजें कहलाती है डिफ्यूजन। और देखो जो पोषक तत्व आयन का जो मृदा से जड़ों तक संचार देखो की जो प्रक्रिया होती है, देखो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, मास फ्लो के भी द्वारा होता है, रूट इंटर स्पेशन के द्वारा भी होता है, सबके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा मृदा सॉरी मध्यम मृदा उर्वरता के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। कह रहा है जो मृदा उर्वरता है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? लेस देन 0.5%, 0.5 से 0.75%, या ग्रेटर देन 0.75 से परसेंट, या उनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब मध्यम मृदा उर्वरता के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है 0.5 से 0.75% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन तत्व पौधों में गतिहीन होता है? क्या कह रहा है, कौन सा तत्व पौधों में गतिहीन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान और पोटास, इसमें कौन सा गतिहीन होता है यानी इमोबाइल होता है? तो आपका जो है वो है क्या, बोरान। अगला क्वेश्चन, पौधों में क्या, पौधों में लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की भाई? कौन थे जिन्होंने कहा, डिस्कवर किया और कहा कि प्लांट में जो है आयरन एसेंशियल है यानी आवश्यक है? तो ग्रीस ने कहा, या पीटरसन ने कहा, डी सोसरे ने कहा, या ऑर्नन ने कहा? तो इसको कहने वाले ऑप्शन नंबर एक ग्रीस थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व पौधों में अत्यधिक गतिशील होते हैं? अत्यधिक गतिशील आपका नाइट्रोजन ही होता है। कौन होता है सबसे अधिक गतिशील? आपका जो है नाइट्रोजन होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम तत्व की कमी के लक्षण पौधों की किस भाग में आते हैं भैया? शीर्ष भाग में आते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? शीर्ष कलिका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि निम्न में कौन द्वितीयक पादप पोषक तत्व है? देखो बहुत अच्छे से हमने बताया है, अगर इस तरह का भी पेपर नहीं सॉल्व होगा तो बेकार है। कह रहा है निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक, तो प्राथमिक में आपका एनपीके आता है, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। सीधी सी बात है। कह रहा कौन सा पोषक तत्व है, तो एनपीके तो है ही नहीं इसमें, है एनपीके नाइट्रोजन है, ये तो प्राथमिक का है। एफई और जेडेन ये माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। बचा है कैल्शियम, ये आपका किसका है? सेकेंडरी का है। बहुत बढ़िया पेपर भाई, दिल खुश हो गया। म्यूरेट ऑफ पोटास, क्या कह रहा है? म्यूरेट ऑफ पोटास में जो है पोटास का परसेंटेज कितना होता है? 60% होता है। इन चीज़ें तो याद ही रखने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब पौधों में आयनों का परिवहन वैद्युत रासायनिक विभवांतर के साथ होता है तो क्या कहलाता है? पैसिव अबॉर्शन कहलाता है, यानी कि निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने दी थी? आर्नोन एंड स्टाउट थे। इसमें क्या मैं ऑप्शन पढ़ूं? एकदम साफ साफ आंसर निकल रहा है। ठीक है। अगला है पौधों की संरचनात्मक तत्व, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो CHO होते हैं, ये तीनों हैं आपके क्या, CHO हमने 25 बार बताया है। तो ऊपर युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जो इसमें लिखा है कि पौधों में आयन अवशोषण का कैरियर हाइपोथेसिस सिद्धांत किसने दिया?
निकोलस ने दिया, एपस्टीन ने दिया, या ब्राउन ने दिया, या ग्रीस ने दिया? तो इसको देने वाले आपके एपस्टीन थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो भैया NH4+ में भी लेते हैं, NO3- के रूप में भी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया खनिजीकरण कहलाता है, मिनरलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रीकरण क्रिया में अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन सा जीवाणु शामिल होता है? भैया नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया जो है, कहने का मतलब शामिल होता है। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन, सूडोमोनास, बैसिलस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह क्या रहा है कि खनिजीकरण क्रिया में जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है 20:1 का होता है, उससे कम यानी 20 अनुपात से कम यानी लेस देन 20:1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? तो ये थे क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, लेकिन कहना हमारा यही है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और फंडामेंटल में जो न्यूट्रिएंट फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी और फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में जो आपका बेसिक में पढ़े हैं, ठीक है ना, बात मेरी गौर से सुनिए। वो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आपने बायो फर्टिलाइजर और प्लांट न्यूट्रिएंट और जो जैविक खाद बनाने की विधियाँ उनको पढ़ लीजिए। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पढ़ लीजिए, उसमें जो न्यूट्रिएंट वाला पोर्शन है जिससे फर्टिलिटी से रिलेटेड है, और भाई एग्रोनॉमी से पढ़ लीजिए। आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। एक लाइन कहेंगे, वो जो संबंधी मित्र गणों के पास जो है भेज दीजिए। थैंक यू।